तो हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ इस शानदार सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि साइंस जो है हमारे डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और खास करके आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो खास करके इसीलिए मैंने इस सेशन को 6 to 10 के बेसिस पे बनाया हुआ है। और पहले मैंने 25 क्वेश्चंस रखे थे, लेकिन 25 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ अगर मैं वीडियो बनाता तो लगभग वो 1.5-2 घंटे की बन जाती। तो मुझे नहीं लगता है कि 99% स्टूडेंट्स 1.5 घंटे तो बहुत मुश्किल से एक जगह या फिर इस वीडियो पे टिके रह पाते, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन जरूर होता। और कब वीडियो देखते देखते यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लगते, ये मैं खुद नहीं मानता। तो इसीलिए मैंने 10 ही क्वेश्चन रखा है ताकि आप फटाफट से इसको वो भी हो जाए और फटाफट से आप एक्सप्लेनेशन भी देख पाएँ और आपका टाइम भी, क्योंकि 10 क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है डिस्ट्रक्शन आ सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस बेहतरीन सेशन को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि रवि एक एक्वेरियम खरीदने गया और यह जानकर हैरान रह गया कि इसकी नियमित सफाई जरूरी होती है। तो इसकी नियमित सफाई क्यों जरूरी है, आपसे ये पूछ रहा है और ऑप्शन के रूप में पूछ रहा है। तो आपको बताना है कि क्या डेड फिश एंड प्लांट्स कैन डैमेज द एक्वेरियम पावर सप्लाई। क्या डेड फिश या जो और प्लांट्स जो होते हैं वो एक्वेरियम के पावर सप्लाई को डैमेज कर देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पावर सप्लाई को भला क्यों डैमेज करेंगे। ठीक है। दूसरा कह रहा है, बी ऑप्शन, डेड फिश एंड प्लांट्स आर डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग ए फाउल ऑर्डर। डेड फिश और प्लांट्स डिकम्पोज कर दिए जाते हैं इसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जिसकी वजह से पानी के अंदर दुर्गंध फैलने लगता है, जो कि उस पानी में एक्वेरियम में जो जिंदा मछलियां हैं या जीव हैं, प्लांट्स हैं, उनके लिए वो खतरनाक हो सकता है। तो बिल्कुल ये वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सी में क्या कह रहा है, एरिएशन सिस्टम खराब हो जाता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, एरिएशन सिस्टम बिल्कुल खराब नहीं होता है। और चौथा क्वेश्चन में तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना। ये तो जो टिक कर रहा है या फिर सोच रहा है इसके बारे में, तो वो पाप करने वाला है, क्योंकि सॉइल में आप मछलियों को थोड़े आप करोगे, ठीक है, वाटर में ही करोगे। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो बी ऑप्शन आपका सही निकल के आता है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है एक्वेरियम में, हमें सफाई करने की क्यों जरूरत होती है। तो ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि जो डेड फिश और प्लांट्स होते हैं ये डिकम्पोज होने के बाद हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, ठीक है ना। हार्मफुल सब्सटेंस, कैसा हार्मफुल सब्सटेंस होता है सर? तो ये हार्मफुल सब्सटेंस होता है अमोनिया, ठीक है ना। अमोनिया जो है उनके द्वारा वो किया जाता है, छोड़ा जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। अ, मछली हो गई या फिर कोई जानवर हो गए, ठीक है। तो ये अमोनिया द्वारा अमोनिया निकाले जाने की वजह से होता है। आप कमेंट सेक्शन में अमोनिया का केमिकल नेम बताओगे, ठीक है ना। केमिकल नेम आप बताओगे, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए, सभी का आंसर चाहिए, केमिकल नेम अमोनिया का बताइएगा, ठीक है। और एमोनिया की वजह से जो एक्वेरियम का इन्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल टॉक्सिक हो जाता है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही उसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीता गर्भवती है, यानी प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे जंक फूड खाना बहुत पसंद है। खास करके महिलाओं को जंक फूड खाना पसंद होता है, लड़कियों को भी पसंद होता है। तो लेकिन अब क्या ये डॉक्टर के द्वारा उसको सलाद और फल खाने की सलाह दी जा रही है? तो इस सलाह का कारण क्या है कि डॉक्टर आपको ये खाने सलाद और फल खाने का क्यों रिकमेंड कर रहा है? तो क्या जंक फूड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है सलाद से, इसीलिए मना कर रहा है कि आप महंगा मत खाइए, सस्ता खाइए, सलाद फूड सस्ता होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। उल्टे सलाद और फ्रूट ज्यादा महंगे मिलते हैं जंक फूड से। 15-20 रुपए का आपको मोमोज मिल जाएगा, सलाद और फ्रूट में 15-20 रुपए का थोड़े आपको सलाद और फ्रूट्स मिलेगा। तो ये सरासर गलत है। बी ऑप्शन है, न्यूट्रिएशन न्यूट्रिएंट्स इन देयर मदर्स ब्लड प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द ग्रोइंग चाइल्ड।
यानी चाइल्ड मतलब जो गर्भ में बच्चा है उसके नरिशमेंट के लिए, उसके पोषण के लिए आ, माता को ये खाना जरूरी होता है, क्योंकि जब हेल्दी खाना खाएंगे तो बच्चा भी हेल्दी रहेगा। ठीक है ना। जंक फूड डिलीशियस तो होता है लेकिन ओबेसिटी का कारण बनता है, बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसका ये रीजन नहीं है। ठीक है। और मदर ब्लड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द चाइल्ड डेवलपमेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मदर के ब्लड से ही बच्चे को क्या मिलता है, नरिशमेंट मिलता है। ठीक है ना। आगे समझेंगे कि कैसे मिलता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि द न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन मदर ब्लड स्ट्रीम प्ले क्रूशियल रोल इन द नरिशमेंट ऑफ द ग्रोइंग चाइल्ड। बच्चे के विकास के लिए जो माता का ब्लड स्ट्रीम होता है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है। चूंकि इसको आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के द्वारा वो कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स से ही हमारे से ब्लड में एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करता है। और फीटल डेवलपमेंट यानी भ्रूण के विकास में भी ये मदद करता है। लेकिन अगर इस चीज की कमी हो जाए, विटामिन और मिनरल्स की किसी भी महिला में कमी हो जाती है, तो गैस गैस्ट्रेनियल डायबिटीज हो जाता है। मतलब जैसे कि कहा जाए कि जनरली डायबिटीज हो सकता है। ठीक है। और या फिर प्रीक्लैम्सिया हो सकता है। प्रीक्लैम्सिया का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा एडिशनल मैं इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि महिलाओं के ब्लड में ना दो तरह के महिलाओं के अंदर दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन और एक होता है आपका एस्ट्रोजन। प्रोजेस्ट्रॉन जो काम करता है ये प्रोटेक्शन का कब काम करता है, जब महिला गर्भावस्था में होती है तो उस समय में प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो बच्चों के प्रोटेक्शन में किसी भी बैक्टीरियल या फिर वायरल उससे प्रोटेक्ट करता है उसको। और एस्ट्रोजन होता है, ये एस्ट्रोजन महिलाओं के अंदर ओवियम बनने में हेल्प करता है। एस्ट्रोजन जितना ज्यादा होगा ओवियम उतना ज्यादा बनेगा, और जितना कम होगा ओवियम उतना कम बनेगा, उतना मेंस्ट्रुएशन पीरियड उतना कम होगा। अगर एस्ट्रोजन ज्यादा है तो जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो 2 से 4 दिन, 4 से 5 दिन या एक हफ्ते का भी हो सकता है। और लेकिन जिसके में कम होता है तो वो 2 से 3 दिन का भी हो सकता है। तो ये उस चीज के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये दो महिलाओं के अंदर होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट समझते हैं। इसी में थोड़ा सा और मैं डीप में आपको समझाना चाहता हूँ क्या जरूरी होता है प्रेगनेंसी के दौरान। आप क्या क्या रिकमेंड कर सकते हो। विटामिन सी जो कि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसके लिए ऑरेंज, टोमेटो, कीवी रिकमेंड कर सकते हो। पोटेशियम शरीर के विकास के लिए स्वीट पोटैटो, एवोकाडो, बनाना ये आप रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है। आयरन के बनने के लिए यानी ब्लड बनने के लिए एस्पेगरस, स्पिनिच, ब्रोकली। फाइनली मतलब बेसिकली मैं कहना चाहता हूं कि ये आपके ब्लड बनने के लिए जरूरी होता है। ठीक है ना। क्योंकि अ, उसके ब्लड से ही तो मदर के ब्लड से ही तो बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है। तो ये जरूरी होता है। आगे बात समझ में। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो यहाँ पर ये जो है एम्बियोटिक फ्लूइड में तैरता रहता है, और ये जो एम्बियोकल कॉर्ड होता है, ये एम्बियोकल कॉर्ड जो है प्लेसेंटा से जाकर जुड़ा होता है। प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना। और ये जिसमें तैरता रहता है इसको बोलते हैं एम्बियोटिक एम्बायोटिक शैक यानी बोरा। ठीक है ना। और एम्बियोटिक फ्लूइड में ये तैरता रहता है, और इसको जो भी चीजें न्यूट्रिशन चाहिए रहती है माता के गर्भ से वो प्लेसेंटा पूरे करता है। ठीक है ना। प्लेसेंटा पूरा करता है। और ये जो नली होता है इसी को बोलते हैं अम्बिकल कॉर्ड। ठीक है ना। एम्बिकल कॉर्ड बोलते हैं, जो
आपके प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो जो भी न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, जैसे कि विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, या फिर जो भी चाहिए होता है, वो आपके माता के गर्भ से प्लेसेंटा, माता के ब्लड से प्लेसेंटा खींच लेता है और खींच करके बच्चे को देता है। प्लेसेंटा का बस यही काम है, माता से उसको कोई मतलब नहीं है, वो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बच्चे को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में? ओके। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि क्या मेंस्ट्रुएशन पीरियड में, फर्टिलाइजेशन पीरियड में क्या क्या चीजें होती रहती हैं। तो सबसे पहले जो आपका ओवरी में ये अंडा बनना स्टार्ट होता है डे 0 से, ठीक है ना। और डे 1 में ये थोड़ा सा बड़ा होकर के कहाँ से फर्टिलाइज होके या जाइगोट बना करके फेलिपियम ट्यूब में, क्योंकि स्पर्म जहाँ से जब एंटर करता है तो इसी के रास्ते आकर के यहाँ पर इसको क्या करता है, फर्टिलाइज कर देता है। और धीरे धीरे करके ये डे 2 डे 3 में जा करके दो सेल में डिवाइड होता है। दो सेल आगे चल के 4 में, 4 8 में, और 8 16 में, इस तरह से डिवाइड करते करते यहाँ पर लेट स्टेज में यानी 6 से 7 यानी एक हफ्ते के अंदर ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आकर के ओवरी से आकर के चिपक जाता है, और चिपक जाता है तब यहाँ पर जो है बच्चे का अंग निर्माण होना स्टार्ट होता है। आगे बात समझ में? तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। और जब अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये क्या होता है, ये एग ऐसे ही यहाँ पर फेलिपियन ट्यूब से ओवरी में आया, ओवरी से होकर के आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा ये बाहर निकले, ठीक है ना। हर महीने ये होता है, ठीक है। और वो भी किसके जरा, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो है हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि जब स्पर्म जो है ये आपका है फीमेल एग, इसमें एक न्यूक्लियस होता है और ये होता है मेल स्पर्म। इसका जो एक्रोसम होता है, एक्रोसम के अंदर ना एक एंजाइम होता है, मतलब यही खुद एक ऐसा एंजाइम है जो जोना पेडिकुला को क्या करता है, ब्रेक करके अंदर एंटर करता है, और इसके न्यूक्लियस से ये जाकर के इससे मिल जाता है, ठीक है। तभी जाकर के ये क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट बनाता है। आगे बात समझ, अगर अगर ये एंटर नहीं कर पाया, जोना पेडुला पेलुसिडा को ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो कभी भी स्पर्म जो है, एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, और फर्टिलाइज नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बने। आगे बात समझ में? ठीक है ना। एक्रोसोम जो है विच ब्रेक डाउन द जोना पेलुसिडा विथ एंजाइम, ठीक है, ये उसका प्रोसीजर। आगे बढ़ते हैं। ये है ह्यूमन प्लेसेंटा, रियल इमेज है, रियल इमेज ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा, ठीक है। इसी तरह का दिखता है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा विचलित कर सकता है, तो फिर भी ये क्योंकि जरूरी था तो मैंने आपको दिखा दिया। ये ह्यूमन प्लेसेंटा है, ठीक है, इमिडिएटली बाय पोस्ट बर्थ। अब इसको क्या करता है डॉक्टर, क्या करते हैं, दो चिमटा से, यहाँ से इस वाले चिमटे से इसको बंद कर देते हैं, और बच्चे के नाभि से जो काट करके उसको चिमटा से उसको दबा देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। फिर जब माँ गर्भवती बनती है तो एक नया प्लेसेंटा बनता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो प्लेसेंटा उसके साथ निकल के चला, ठीक है। और चाइना वाले तो और आगे हैं, इस प्लेसेंटा का दवाई बना करके बेचते हैं वो सब, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, जायहीची, जायहीची नाम से बेचते हैं इसको, सुखा करके धूप में सुखा उखा करके पैक करके इसको बेचते हैं, बड़ा महंगा बिकता है, ठीक है। आगे आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस पौधे में प्रजनन की ऐसी विधि है जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट सेल इंक्लूड होता है। तो बात से ही मालूम है कि ए सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन में तो दो पेरेंट सेल की जरूरत होती है। यहाँ पर ए सेक्सुअल में सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट सेल की बात हो रही है, ठीक है। तो asexual reproduction is method of reproduction in plants involving in single parents without the fusion of gametes। बिना गैमेट्स के बने हुए ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग और क्लोन्स। एसेक्सुअल में क्या होता है कि बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल जो है
वो आपको मिलते हैं। यानी आम के पेड़ से आम ही मिलेगा, लीची नहीं मिलेगा। तो ये किसके वजह से होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और उस आम से अगर आप पेड़ बनाओगे तो जामुन का तो नहीं बन जाएगा ना, वो आम का ही पेड़ बनेगा। तो जेनेटिकली क्या है, आइडेंटिकल बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही आप जानवरों में देख लोगे या फिर इंसानों में देख लोगे, तो जो बच्चा होता है वो अपने माँ बाप के से बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता है। कुछ कुछ चीजें मैच करती हैं, जैसे कि बाल घुंघराले हो गए, आंख नीली हो गई, तो ये सब चीजें बस मैच करेंगी, थोड़ी सी कुछ कुछ चीजें मैच करेंगी, बिल्कुल आइडेंटिकली नहीं होता, ठीक है। और ये किसमें संभव है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? वो वेजिटेशन प्रोपेगेशन में, बडिंग के द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है, हो सकता है। जिसमें जो किसमें होता है? ये बायरोफाइट्स में, फॉर्म्स में और फंगीज में होता है, ठीक है। आगे बात समझ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए, मेल और फीमेल एग मिलता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होता है और ये जाकर के बेबी में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं होता है, बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होता। आगे बात समझ। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल आते हैं। तो बाइनरी फिजन होता है और एक होता है मल्टीपल फिजन। तो ये एमीबा में, एर्किला में, ठीक है ना, ट्राइपेनोसोम में, फ्लैगलेट में, पैरामीशियम में होता है बाइनरी फिजन। दो दो के पार्ट में ये डिवाइड होते हैं। लेकिन मल्टीपल फिजन में इप्ल्यूड इप्ल्यूपीसियम में होता है, फिर स्टेनिडिसिया में, फिर बिडलोवेरी विब्रियो, ये सब में क्या होता है कि मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है। आगे बात समझो। पॉलिनेशन में क्या है? पॉलिनेशन आपको सबको मालूम है कि जो पॉलिनेटर होता है, यानी कोई भी कीड़े जो है पॉलन ग्रेन्स को ले जाकर के दूसरे के ओव्यूल तक पहुंचाते हैं, तो उसमें वो पॉलिनेशन कहलाता है। और ये जो है पॉलिनेटर होता है, ठीक है ना, जो इस चीज को वो करता है, ठीक है। पॉलिनेशन इस तरह का होता है। और बाकी जो वेजिटेशन प्रोपेगेशन होता है वो किस तरह का होता है? जैसे किसी पेरेंट सेल में से किसी का स्टेम काट करके हम अलग प्लांट एक बना दिए, तो वो होता है वेजिटेशन प्रोपगेशन, ठीक है। लगा दिए तो ये नया पेड़ बन गया, तो इसको बोलते हैं वेजिटेशन प्रोपगेशन, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ पॉलिनेशन क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन आपका क्या कहलाता है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या कहलाता है? सभी लोग बताएंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वेयर बोथ स्टेमन एंड पिस्टल मेच्योर एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर जब मेच्योर होते हैं तो उसी को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। यहाँ स्टेमन जो है वो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और जो पिस्टल होता है वो फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, ठीक है, फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। आगे बात समझ। तो यहाँ पर देखिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन जो होता है और ये पिस्टल ऑफ द सेम फ्लावर कलेक्ट्स पॉलन, यही क्या करता है, इस पॉलन ग्रेन को कलेक्ट कर देता है और एक खुद ही क्या कर देता है, रिप्रोडक्शन चालू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों, यहाँ पर देखिएगा दोनों काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी यहाँ पर मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट दोनों वो कर दे रहे हैं, तो इसीलिए बाइसेक्सुअल कहा जाता है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलेन और एंथर जो होते हैं इस ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, किसके थ्रू जाते हैं? स्टिग्मा के थ्रू जाते हैं, ऑफ द सेम फ्लावर, एकदम सेम फ्लावर में, टू द अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट में मान लीजिए दो फ्लावर है, तो अगर पॉलेन जो है वो एंथर के थ्रू, पॉलेन फ्रॉम द एंथर, एंथर के ऊपर पॉलेन ग्रेन लगे होते हैं। जैसे कि जब आप देखोगे ये एंथर होता है, इस एंथर में छोटे छोटे इस तरह से क्या लगे होते हैं, पॉलेंस लगे होते हैं, और ये स्टिग्मा के थ्रू यहाँ नीचे जाते हैं एक ही फ्लावर में, एक दूसरे के फूल के बीच। बाइसेक्सुअल फ्लावर विल बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, अभी बताया मैंने, मेच्योर साइमल्टेनियसली, एक ही साथ मेच्योर होते हैं। एज दिस कोऑर्डिनेशन इंश्योर सक्सेसफुल पोलन ट्रांसफर, और इसी के द्वारा सक्सेसफुली पोलन ट्रांसफर होता है विदाउट द नीड ऑफ एक्सटर्नल पॉलिनेटर। क्योंकि इसमें एक्सटर्नल पॉलिनेटर का काम नहीं होता है, तो इसी को बोला जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है।
देखिएगा यहाँ स्टेमन को क्या कहा जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, पिस्टल द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसमें क्या क्या होते हैं, एंथर एंड ए फिलामेंट, और फीमेल पार्ट में ओवरी होता है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में फ्लावर दैट कंटेन आइदर स्टेमन एंड और पिस्टल बट नॉट बोथ। या यूनिसेक्सुअल में केवल जब आप देखेंगे तो क्या या तो वो स्टेमन कैरी करेगा, नहीं तो पिस्टल, दोनों एक साथ में, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन में एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स होता है, मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन में जेनेटिक स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना, क्रॉस पॉलिनेशन में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, हाइड्रा फॉर व्हाट पर्पस डज हाइड्रा यूज रीजेनरेटिव सेल्स। तो आप सभी को मालूम है किसके थ्रू करता है, बर्डिंग के थ्रू करता है, और कोई चीज हो ही नहीं सकती है हाइड्रा में। तो हाइड्रा में आपको मालूम है कि ये ऐसे बर्ड निकलता है, फिर ये धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट करता है, और जब बड़ा हो जाता है तो इससे अलग होके उसके पास में एक नया हाइड्रा बन जाता है। आगे बात समझें। तो हाइड्रा इज प्राइमरीली यूटिलाइज रीजनरेटिव सेल्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, wherein a new organism develop from and outgrow the parent's body resulting the replaced cell division। सेल डिवीजन से ही होता है एट ए स्पेसिफिक साइट, किसी एक जगह से, ठीक है, किसी एक ही जगह होता है ना, पूरे हाइड्रा के पूरे स्ट्रक्चर पे तो होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें समझने वाली हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि दो चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि यहाँ पर दो अलग अलग तरह के डीएनए जो होते हैं वो अपने अलग अलग तरह के नए डीएनए बनाते हैं। आगे बात समझें, आगे चल के वो अपने तरह के दो अलग अलग और डीएनए बनाते हैं। लेकिन वहीं पर मियोसिस में क्या प्रोसेस होता है कि इसमें 4 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, और आगे चल के यही अपने मतलब होमोलोजियस क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। होमोलोजियस वो करके मतलब जैसे 4 डॉटर सेल का निर्माण करते हैं आगे चल के। लेकिन यहाँ पर ये डाइप्लॉइड बनाते हैं, माइटोसिस में डाइप्लॉइड बनाते हैं। तो माइटोसिस इज ए प्रोसेस of cell duplication or reproduction during which one cell gives rise to two genetically identical daughter cell। आगे बात समझ में, दो डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। लेकिन वही मायोसिस इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन that reproduce the chromosome number by half creating 4 haploid। 4 बनाएगा तो हैप्लॉइड कहलाता है, और अगर 2 बनाएगा तो डाइप्लॉइड बनाएगा, ठीक है। आगे बात समझे। तो इस दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं हमारे यूनिवर्स में। लेकिन खास करके एनिमल्स और ह्यूमन क्या होता है, मेयोसिस होता है, ठीक है। प्लांट्स या फंगस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें माइटोसिस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्टिग्मा इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में स्टिग्मा का क्या रोल है। तो ये क्या करता है, अभी बताया मैंने इस पीछे, द मेल जर्म सेल को फीमेल जर्म सेल तक लेके जाता है, और फीमेल जर्म सेल क्या होता है, ओवरी, ठीक है। तो ओवरी तक ले जाने में ये मदद करता है। आइए समझते हैं कि in the process of fertilization the role of stigma to provide a landing site where pollen grains alight, ठीक है, in the sticky part of the pistil that capture the pollen grain enabling them germinate, वहीं पर उसको जर्मिनेट होने में हेल्प करते हैं, एंड ट्रेवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। स्टाइल किससे कनेक्ट होता है, ओवरी से, तो स्टाइल के थ्रू ओवरी तक ले जाने में मदद करता है। देयर इट इज फैसिलिटेट द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स thereby leading to successful fertilization, ताकि सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन हो सके। आगे बात समझ में आइए, इसको समझते हैं। पिस्टल, अब मैंने बता दिया था आपको कि पिस्टल एक फ्लावर का पार्ट होता है जिसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी।
ठीक है, याद रखिएगा, ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओवरी, ओव्यूल एंड डेवलप इनटू द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी आगे आगे चल के किस में डेवलप होता है? फ्रूट में, याद रखिएगा, सीड नहीं बनता है, सीड दूसरा बनता है, ओवरी जो है वो आगे चल के फ्रूट में कन्वर्ट होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? स्टाइल में क्या होता है? स्टिग्मा टू द ओवरी, ये कहां तक लेके जाता है? स्टिग्मा से लेकर के ओवरी तक लेके जाता है, ठीक है ना, पॉलिनेशन, ठीक है। आइए समझते हैं, यहां पर ये देखिए, ये है पॉलन ग्रेन जो इसके ऊपर लगा होता है, छोटा 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 छोटा, ये होता है एंथर, ये पूरा ये जो पार्ट है एंथर है, ठीक, ये यहाँ पर होता है, ये चीज यहाँ पर होती है, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर होता है, पॉलन ट्यूब्स होते हैं, इसको इसको पॉलन ट्यूब्स बोला जाता है, ठीक है ना। स्पर्म न्यूक्लियाई जो यहाँ पर से इसी से होकर के जाता है यहाँ पर, और यही आपका क्या होता है, जो यहाँ पर जो ऐसे ऐसे बने होते हैं छोटे छोटे दाने टाइप के, ये ओव्यूल होते हैं, ठीक है। आगे बात समझे, ओवरी होता है ये आपका, ये वाला हिस्सा ओवरी होता है, ये आपका स्टाइल हो गया, ठीक, और ये ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा, और ये तीनों किस में आते हैं? स्टाइल, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टिल में, और ये क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है, और स्टेमेन जो होता है ये मेल पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें क्या आता है? एंथर और फिलामेंट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आगे चल के यही क्या होता है? सीड में कन्वर्ट होता है और नए प्लांट को जन्म देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म विच स्ट्रक्चर विद इन ओव्यूल, ठीक है। अब वही पूछ रहा है आपसे, क्या बनता है ओव्यूल? ओव्यूल क्या बनेगा? तो ओव्यूल क्या बनाएगा? एम्ब्रॉय बनाएगा, ठीक है ना। निषेचन के बाद युग्मज कई बार विभाजित होकर बीजांड के भीतर किस संरचना का निर्माण करता है? तो एम्ब्रॉय का निर्माण करता है, ठीक है ना। अब देखो, जो फ्यूचर फ्यूचर शूट होता है ना, वो होता है, उसी को बोलते हैं ह्यूमिल, ठीक है, जिसको हम तना, जो आगे चल के पेड़ का क्या बनता है? तना बनता है, फ्यूचर शूट बोलते हैं। और दूसरा होता है आपका रूट, जो रूट होता है उसको बोलते हैं रेडिकल, रेडिकल जो होता है वो होता है जड़, ठीक। और तीसरा होता है आपका सीड लीव्स, ये बोलते हैं कॉटिलोडॉन्स, ठीक है, कॉटिलोडॉन्स, जो आगे चल के सीड बनता है, ये बीज बनता है, ठीक है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस तीनों प्रोसेस को बनने को बोलते हैं एम्ब्रोयोजेनेसिस, एम्ब्रोयोजेनेसिस, बहुत याद रखना है वाली बात है, एम्ब्रोयोजेनेसिस। आइए समझते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लिख के लिख लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर, देखिए, द जाइगोट अंडरगोज द सीरीज ऑफ सेल डिवीजन लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय बनाएगा विद इन द ओव्यूल, जो कि ओव्यूल ओव्यूल के अंदर होगा, और द एम्ब्रॉय रिप्रेजेंट द अर्ली डेवलपमेंट स्टेज ऑफ प्लांट, जो कि अर्ली डेवलपमेंट स्टेज होता है प्लांट का, कंपेरिजिंग द प्रोस्पेटिक शूट रूट एंड साइटोलेडॉन्स, द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज नोन एज एम्ब्रोयोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एम्ब्रोयोजेनेसिस, ठीक है। तो क्या ऑप्शन सही होगा? बी। देखिए, ये प्रोसेस है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ा बता दिया, ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये स्टाइल होता है, ये ओवरी होता है, ठीक है, किस तरह से क्या स्पर्म ये धीरे धीरे से जाकर के यहाँ पर जाके जमा होता है, ठीक है, और एग है, उसके बाद पोलर न्यूक्लियर बनता है, और धीरे से जाकर के ये क्या होता है, इसको एम्ब्रॉय सैक बोला जाता है, इसको जो भी यहाँ पर है, ठीक है। एंटी पोलोडिस जो होता है, ये वाला हिस्सा है, तो ये आगे चल के एक नए प्लांट के रूप में मिलता है आप, ठीक है। अब देखो, ये शायद चलेगा नहीं इसमें, तो आपको दिखाता मैं, चलिए। पौधे में लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या बनता है? ठीक है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सबसे लास्ट में क्या बनता है? अभी आप लोगों ने देखा भी उसको,
क्या बनेगा? सीड, बीज बनेगा। और क्या बनेगा? The final product of the sexual reproduction is plants are seed. Sexual reproduction involves the fusion of male and female gametes resulting in the formation of seed that contain an embryo capable of the development of the new plant. Seed से ही तो new plants बनेगा ना. Seeds arise from fertilization wherein a sperm cell derived from pollen fertilize the egg cell located in the ovule. जो ओव्यूल में से एक सेल होता है उसको क्या करता है? फर्टिलाइज करता है. Subsequently, the ovule develop into a seed. Ovule किसमें डेवलप होता है? सीड में. While the ovary transform into fruit. ओवरी किसमें ट्रांसफॉर्म होता है? फ्रूट में. ध्यान दीजिएगा, ओव्यूल जो है ये किसमें कन्वर्ट होगा? सीड में. लेकिन जो ओवरी होगा ये किसमें कन्वर्ट होगा? फ्रूट में. ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग है, इंपॉर्टेंट है दोनों. ठीक, आगे बढ़ते. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इन प्लांट स्पोर फॉर्मेशन इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पोर फॉर्मेशन इज ट्रू? स्पोर फॉर्मेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही कह रहा है? पहला स्लाइड याद कीजिए, सॉरी पहला स्लाइड कह रहे हैं, थर्ड स्लाइड. थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था क्यों किया जाता है जेनेटिकली आइडेंटिकल पेरेंट्स के लिए स्पोर फॉर्मेशन. चाहे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लीजिए, ये किस लिए जरूरी होता है? जेनेटिकली आइडेंटिकल पेरेंट्स को वो करने के लिए. ठीक है, यही आंसर होगा, सीधी सी बात है. स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? खास करके ये फंगस में होता है. ये ऐसे बिखर जाता है, बिखर करके यहाँ नीचे गिर जाता है, नीचे करके फिर एक नया बना लेता है, फिर ये बिखरता है, फिर इस तरह से फंगस इन्फेक्शन फैलता रहता है. बहुत तेजी से होता है. ठीक है, ये भी चल नहीं रहा है, ये भी वीडियो ही था, आपको मैं बता देता, लेकिन ये हो नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं. ठीक है, बाकी आप समझ में आ गया. लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा. ये सिंगल सेड होता है. ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? ठीक है, किसके द्वारा होता है? लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में कली के विकास की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ बर्ड डेवलपमेंट इन हाइड्रा. हाइड्रा में जो बर्ड डेवलपमेंट होता है, जो बर्डिंग होता है, वो क्या होता है, मतलब किसके वजह से होता है? बताएं. बिल्कुल, मैंने बताया था, सेल डिवीजन होता है, वो भी किस पे? स्पेसिफिक साइट पे, एक ही जगह पे होता है ना. ऐसा तो है नहीं कि हर जगह होने लगता है, तो एक ही साइड पे होता है. आप सभी देख रहे हो कि एक ही होता है. ऐसा तो है नहीं कि यहाँ भी निकल गया, यहाँ भी निकल गया, यहाँ भी निकल गया. स्पेसिफिक साइड पे. ठीक है, और वो आगे चल के अलग हो जाता है. तो सेल डिवीजन एट द स्पेसिफिक साइट. ठीक है, तो इन हाइड्रा development of bud occur a specific site on the body column through the cell division resulting the localizing growth and the formation of bud. This process is asexual reproduction enable hydra to produce genetically identical. ये भी किसके लिए होता है? genetically identical growth के लिए होता है. where the bud remain attached to the parents until they mature. जब तक कि mature नहीं हो जाता और detach independent organism. उसके बाद से detach होकर independent organ बन जाता है. आगे बात समझे? तो ये क्वेश्चन आपका HW है. इसका आप लोग आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं वो उसमें भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, और 10 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन होगा वो यही होगा, और उसका सही उत्तर मुझे चाहिए. ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत बेहतरीन लगा होगा. बहुत छोटा रखा, 10 ही क्वेश्चन रखा, क्योंकि आप लोग की तशरीफ मुझे नहीं लगता है कि 10 क्वेश्चन से ज्यादा झेलने वाली है. अभी तक तो कितने लोग निकल रहे होंगे देखते देखते शॉर्ट्स की तरफ. ठीक है, क्योंकि आप लोग भाई शॉर्टकट वाले इंसान हो, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को बेहतरीन चीजें बताना, बेहतरीन चीजों से अवगत कराना. तो मेरा कर्तव्य मैंने पूरा किया. बाकी आपका कर्तव्य है देखना न देखना, वो आपकी बात है. तो लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है मेरे अपने बच्चों से कि वो मेरे इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन तक उन्होंने इस वीडियो को देखा होगा, और मैं आशा करूंगा कि जितने भी वीडियो मैं यहाँ पर अब इस सीरीज में डालूंगा वो पूरा देखेंगे, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं. इससे आपका नॉलेज इतना ज्यादा इनहेंस्ड होगा कि आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि
कितना आपको फायदा हो रहा है इन सब चीजों से। बाकी जो फाउंडेशन बेंच चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको, उसमें जाके जुड़िए आप सभी लोग, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को क्विज के रूप में देता हूं वो बहुत बेहतरीन होते हैं। वहां पर भी आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, खुद का नॉलेज चेक कर सकते हैं, और एक्सक्लूसिव कंटेंट्स के लिए इसको फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड लक।